ब्यूटी एक गरीब बच्चा था जिसे उसकी टैलेंट की कमी के कारण छोटी उम्र में उसके पिता द्वारा तंग किया जाता था। वो अपनी बहन की शैडो में रहता था जिसने अपनी स्किल से अपने परिवार को समृद्ध बनाया। लेकिन जब उनके घर में एक ट्रेजेडी आई तो यूजी एक अनाथ हो गया जिसे दुष्ट लोगों द्वारा दुनिया का सबसे कोल्ड एलीट सोल्जर बनने के लिए ट्रेन किया गया था। हालांकि उसकी यात्रा सबसे कोल्ड में से एक थी जिसे किसी ने कभी देखा होगा। उसके माता पिता ने हमेशा उसकी उपेक्षा की क्योंकि उसके पास कभी भी वही टैलेंट नहीं थी जो उसकी बहन काजुकी के पास थी। उसके स्केचेस उसके पिता को आश्चर्यचकित करते थे और उसकी प्रतिभा ने उसे कई आर्ट कॉम्पिटिशन्स में जीतने और अपने काम को लाखों डॉलर्स में बेचने की अनुमति दी। यूजी अपनी छोटी बहन से दूर रहने लगा क्योंकि जब वो उसके साथ होता था तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। काजुकी उस खालीपन को भरना चाहती थी जो उसका भाई महसूस कर रहा था, इसलिए वो एकमात्र व्यक्ति बन गई जो उसके साथ खेलती थी और उसे थ्रोइंग अ बॉल भी सिखाती थी। वे एक साथ समय बिताते थे और उसकी बहन ने हर चीज में उसका साथ दिया और उसे अपने सपनों तक पहुंचने के लिए एनकरेज किया क्योंकि उसके पास असाधारण कैपेबिलिटी थी। वो एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उसे खुशी दी और प्रेरित किया उसे अपने जैसा बनने के लिए। यहाँ तक कि उसके द्वारा बनाए गए खराब ड्राइंग्स को भी वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए संजो कर रखती थी। हालांकि उनके पिता ने यूजी के काम का मजाक उड़ाना जारी रखा, इस हद तक कि यूजी ने शर्मिंदगी से अपने काम को नष्ट कर दिया। एक रैंडम डे यूजी को अपने घर के अंदर एक अजीब आदमी मिला जिसने उससे पूछा कि क्या वह एक दिलचस्प बॉक्स से चॉकलेट का एक टुकड़ा लेना चाहेगा। उसके पिता ने यूजी को शर्मनाक कहा, लेकिन रहस्यमय आदमी ने एक स्मग दी। जैसे जैसे साल बीतते गए काजुकी ने अपनी प्रतिभा को छिपाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पेरिस में अपनी कला की पढ़ाई भी रद्द कर दी। वो अपने भाई के साथ मंगा पढ़ने में समय बिताती थी। कहती थी कि उसे अपना पूरा जीवन अकेले रहने के बजाय दोस्त बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए। वो नहीं चाहती कि यूजी उनके पिता जैसा व्यक्ति बने और उसे कुछ फ्रेंड्स बनाने पर काम करना शुरू करने के लिए कहती है। साथ ही उसकी कभी कभार की गई पेंटिंग उनके परिवार की एकमात्र इनकम बन गई। लेकिन यूजी के साथ उनका व्यवहार और भी खराब हो गया। उसका परिवार हर रात बाहर डाइनिंग जाता था लेकिन उसके लिए केवल ठंडी बासी रोटी छोड़ता था। वो केवल सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा सकता था। ये देखकर काजुकी उस पर चिल्लाया कि फ्रिज में रखा कोई भी खाना खा ले। लेकिन यूजी ने उसे बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके माता पिता उस पर गुस्सा हो जाएंगे। काजुकी की उदासी बढ़ती जाती है और वो ये न जानने के लिए माफी मांगती है कि यूजी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है और उसके माता पिता पर उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए चिल्लाती है। फिर भी कुछ नहीं सुधरा। उसके पिता अपनी नफरत को खुलकर दिखाना जारी रखेंगे और उसकी माँ ने अपने पिता के क्रोध से बचने के लिए उसे खुलेआम नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक बार जब यूडी देर से घर आया और अपनी बहन से कहा कि वो एक दोस्त के साथ खेल रहा था, काजुकी को आश्चर्य होता है कि क्या वो एक लड़की है, जो वो उसे बताता है कि ये लड़की थी। लेकिन उसे चिंता होती है कि वो उसके नए दोस्त को परेशान करेगी। वो उसे बताती है कि वो ये निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके दोस्त उसके लिए उपयुक्त है और लगातार लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए उस पर गुस्सा हो जाती है। काजुकी की जेलसी बढ़ती जाती है और वो उस पर चिल्लाती है कि उसे लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत है। यूजी स्वीकार करता है और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि वो उसके लिए सही लड़की ढूंढेगी। उसी दिन बाद में काजुकी ने उससे पूछा कि क्या वो ऐसा करेगा। उसके साथ सामान्य भाई बहनों की तरह नहाना पसंद है। काजुकी ने उसे बताया कि भाई बहन हमेशा ऐसा करते हैं और उससे पूछा कि क्या उसने पहले कभी किसी लड़की को चूमा है जैसे वे मंगा में करते हैं। काजुकी ने उस दिन उसे चूमा और कहा कि ये सच्चा प्यार है जो वो उसके साथ साझा करती है और उसे सभी तरह की चीजें सिखाई। अंततः उसने एक नियमित हाई स्कूल में दाखिला लिया और अपनी अविश्वसनीय प्रतिभाओं को छिपाने के लिए बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गई। उसके दोस्त उसके मोहरे की तरह बन गए क्योंकि उसने उन्हें मैनिपुलेटेड किया। लेकिन उसका प्रभाव उसके माता पिता के साथ छेड़छाड़ तक फैल गया और इससे यूडी को किसी भी चीज से ज्यादा डर लगता था। लेकिन यूजी अपनी बहन पर निर्भर था कि वो हमेशा के लिए इसी तरह जीना जारी रखे। ट्रेजेडी के दिन तक एक बस खड्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और लाल बालों वाली एक लड़की ही एकमात्र जीवित बची थी। यूजी के पिता डिप्रेस्ड हो गए और बॉटल की ओर मुड़ गए। उनका गुस्सा बढ़ने लगा और उनकी माँ ने उन्हें छिपाना शुरू कर दिया। जब भी उनके पिता घर आते थे यूजी को केवल एक ही चीज याद रहती थी कि उनके पिता अपनी माँ पर चिल्लाते थे और वो बस इसे ले जाती थी और कहती थी कि मुझे खेद है। वो सबसे बुरा बन गया पिता की कल्पना करना असंभव था। इसलिए यूजी और उसकी माँ एक नए घर में भाग गए जहाँ उसने आखिरकार उसके साथ एक सामान्य बेटे की तरह व्यवहार किया। वो उसके हाथ से खाना बनाने का आनंद लेता था और उसे ऐसा लगता था कि वो हेवन में रह रहा है। भले ही वे टूट चुके हों, जब तक वे अपने पिता से दूर थे उन्होंने एक साथ खुशी पाई। लेकिन उनकी शांति लंबे समय तक नहीं रही और 1 साल बाद यूजी के पिता ने आखिरकार उन्हें फिर से ढूंढ लिया था। उसने यूजी की माँ से कहा कि वो उसके लिए एक और गोल्डन एग देगी
और यूजी अपने फादर को रोकने के लिए कहने की कोशिश करता है। वो अपनी माँ को इस तरह से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पिता ने उसे फ्रिज में पटक दिया। जैसे ही ये हुआ, यूडी ने अपने फादर को घूरा और उसे खत्म करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसे अपनी बहन की याद आई, जो उससे पूछ रही थी कि वो एक विदेशी पर्सन को मारने के लिए किस हैंड का उपयोग करेगा। उसने अपनी माँ को सांत्वना दी और उसने उससे पूछा कि इस बार उन्हें कितनी दूर भागना चाहिए। उसने उसे पहले भागने के लिए कहा और कहा कि वो उसके बाद उसके साथ शामिल होगी। उसने उसे अपनी पूरी लाइफ की बचत देते हुए उसे ट्रेन स्टेशन पर भागने के लिए कहा और उसे शुभकामनाएं दी। बिना किसी दूसरे विचार के अपने आप ऐसा करने के लिए यूडी अपनी माँ की बात मानता है और ट्रेन स्टेशन पर भागता है। लेकिन घंटों बीत जाते हैं और वो एम्बुलेंस सायरन सुनना शुरू कर देता है। जैसे ही यूडी अपने घर वापस जाता है, वो पाता है कि उसके पिता को नाइफ मार दिया गया था और अपने घर में प्रवेश करता है, केवल ये जानने के लिए कि वो उस दिन के बाद अपनी माँ से कभी बात नहीं कर पाएगा। उसकी चेतना फीकी पड़ गई और बाद में वो एक हॉस्पिटल के अंदर होश में आया। उसकी माँ से केवल एक नोट बचा था। उसने उससे माफी मांगी, ये सोचकर कि वो कहाँ रॉन्ग हो गई, और चाहती थी कि वो ऑर्फन के रूप में कहीं और न जाकर जी सके। रहस्यमय आदमी रे उसका गार्डियन बन गया और उसे अपनी छोटी बहन की तरह कपड़े पहनाने लगा। लेकिन यूजी ने अपने परेशान करने वाले गार्डियन को नजरअंदाज करने का प्रयास किया, क्योंकि अब उसके पास वॉल्स थी जहां वो खा सकता था और रातों में सो सकता था। लेकिन उनमें से एक पर रे का बॉडीगार्ड आया और यूजी को परेशान करने के लिए तैयार था। लेकिन यूजी द्वारा उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। रे आश्चर्यचकित होकर आया कि यूजी इसके साथ पालन करने में सक्षम था और उसे खुद का बचाव करने के लिए बधाई देता है, जैसा कि उसे करना चाहिए था। यूजी पूछता है कि क्या रे पागल है। रे ने उससे कहा कि वो उसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन बना देगा और उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपने मिलिट्री बेस में भेज देगा। उसके दिन सबसे ठंडे सोल्जर्स बनने में व्यतीत हुए और वो रे का फेवरेट डिसाइपल हुआ। लेकिन इससे केवल अन्य बच्चे उसे धमकाते रहे। केवल एक पर्सन था जो उसके प्रति दयालु था, एक लड़की जिसका नाम मरलेन था, जिसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। वो उसका इलाज करती थी और यहाँ तक कि उसके लिए अपना खाना भी बचाती थी। और उसे लगता था कि वह रे एकमात्र पर्सन था जिस पर वो भरोसा कर सकता था। इस आइलैंड पर ओस्लो के नाम से जाना जाता था और यहाँ तक कि यूजी के साथ असली नाइव्स का उपयोग करके ट्रेनिंग भी लेता था। उसने उसे नाइव्स पर भरोसा करना और मारे जाने से पहले किल करना सिखाया। आखिरकार दुनिया में हर कोई उसका दुश्मन था, जिसमें उसका अपना फैमिली भी शामिल था। ओस्लो ने उसे ये विश्वास दिला दिया कि वो उसका एकमात्र सहयोगी है। फाइनल एग्जाम का दिन आया और उसका टेस्ट उसके सामने खड़े पर्सन को मारने का था, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मरलेन थी। उसने उसका सामना करने के लिए तैयारी की और वो उसकी ओर दौड़ा और उसे पंच मारा और उसे नीचे गिरा दिया। उसकी एजिलिटी उससे अधिक थी और उसके वार ने उसे नीचे गिरा दिया, जबकि वो वापस खड़े होने की कोशिश कर रही थी। उसने एक किक मारी जिससे वो वापस जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके दिमाग में उसकी माँ की यादें कौंधने लगी, जिसे उसके पिता ने चोट पहुंचाई थी। उसे उस दिन देखी गई पिक्चर्स याद आ गई और मैच के दौरान उसका दिमाग चकनाचूर होने लगा। मरलिन ने इसका फायदा उठाया और उसे किक मारकर गिरा दिया। वो उसके ऊपर खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे पंच मारने लगी। यूजी को लगा कि ये सब उसकी कीमत चुकाने के लिए है। अपने फादर को खत्म करने का उसका सिन, इससे पहले कि वो जानता यूजी हार गया था और ओस्लो के लिए निराशा बन गया था। जेल की कोठरी के अंदर मरलिन उसके घावों का इलाज करने के लिए आती है, रोती है और उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसने उसके साथ ऐसा न किया होता। मरलिन उसे खाना खिलाने की कोशिश करती रहेगी और उसके ग्रेजुएशन तक उससे बात करने वाली एकमात्र पर्सन होगी। उसने उसे अलविदा कहा और कहा कि वो उसे फिर से देखेगी, लेकिन वो आखिरी बार था जब उसने मरलिन को देखा और उससे बात की। नर्स ने अपनी पहली जॉब के बाद यूजी को दुखद समाचार बताया और यूजी ने सोचा कि क्या वो दयालु होने के बजाय उसे पीटकर उसे बचाने में सक्षम था। ग्रेजुएशन के बाद यूजी ने अपना पहला मर्डर मिशन लिया और एक रिच आदमी के कमरे में मेड के रूप में डिस्गाइज हुआ। जब वो डिस्ट्रैक्टेड था, यूजी अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब रहा। उसकी हत्याएं तब तक सक्सेसफुल होती रही जब तक कि एक दिन वे ओस्लो के घर में घुस नहीं गए। लॉ एनफोर्समेंट ने उनके रास्ते में खड़े सभी लोगों को नष्ट कर दिया और लगभग ओस्लो को घेर लिया। उसकी सारी सिक्योरिटी को नष्ट करने के बाद उन्होंने स्टील में एक अंडरग्राउंड पाथ की खोज की। डोर जो इसकी सिक्योरिटी करता था, उसे उड़ाने के बाद उन्हें केवल एक चीज मिली, वह थी अंदर बैठा एक व्हाइट हेड बच्चा और यूडी के सफेद बाल झड़ गए। मासाको ने लड़के की तरफ देखा और महसूस किया कि उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है। ओस्लो वाटर के जरिए भागने में सफल रही। असाको ने यूजी को अपने साथ जापान ले जाने का डिसीजन किया, लेकिन जेबी ने उसका पीछा करने का डिसीजन किया, क्योंकि उसे इनसाइड द हॉस्पिटल उन दोनों की निगरानी करनी थी। असाको ने उसे बिस्तर से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। अगले 40 सेकंड में उसने उसके सिर पर मुक्का मारा और उसे धमकाना जारी रखा। इसलिए जेबी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि वो बच्चे के साथ
ज्यादा जेंटल से पेश आए। लेकिन यूजी ने कभी दयालुता का एक्सपीरियंस नहीं किया था और उसे नहीं पता था कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसलिए असाको ने उसके साथ कचरे जैसा ट्रीटमेंट किया और उसे ये सब बंद करने के लिए कहा। उसने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा कि वो अब से उसके लिए गॉड बनने जा रही है। अपने घर के अंदर वो उसे अपने गंदे कपड़े बदलने का ऑर्डर देती है, लेकिन जो कुछ वे देखते हैं वो उन्हें शॉक्स दे देता है। उसका शरीर निशानों और बंदूक के वूंड से भरा हुआ है और उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। साको ने जेबी से उनके लिए ड्रिंक्स और भोजन लाने के लिए कहा, लेकिन खाने की मेज पर जब एक मक्खी आती है तो यूजी खाना नहीं खाता वह आता है और उसे अपने हाथ से क्रश कर देता है। जैसे ही वो मक्खी को देखता है उसका दिमाग जम जाता है और वो डर के मारे चिल्लाता है और वॉमिट करता है। साको उसे सांत्वना देने आती है और कहती है कि उसके घिनौने घर में वॉमिट न करे। वो रात को सोता है और असाको को एहसास होता है कि उसका दिमाग जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि जब वो उसे नहला रही थी तो उसने 2 बंदूक के घाव, अनगिनत चाकू के घाव और टूटी हड्डियां देखी। ओसाको को लगता है कि उसके लिए बस अलाइव रहना आसान होता, लेकिन वो कसम खाती है कि वो उसे अपने भगवान के रूप में सेव करेगी। अगली सुबह असाको यूजी के ऊपर बैठी है और उसे खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूजी जेबी से उसे बचाने की प्ली करता है। असाको उसे मीठी बातें करना बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत अकेली और बेवकूफ है। वो आपकी हर बात सुन लेगी, आप एक विक्टिम है। जेबी यूजी से कहती है कि वो सख्त हो जाए, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि रसोई के अंदर साको उसके लिए क्या तैयार कर रही है। जेबी खाने पर एक अच्छी नजर डालती है और महसूस करती है कि वो हिरण की साजिश को पकड़े हुए है। वो सोनिक से भी तेज भागती है, बाथरूम में जाती है और दोपहर का बाकी समय यूजी के लिए खाना बनाने में बिताती है। असाको सोचती है कि वो अभी भी जिद्दी रहेगा, लेकिन जब जेबी अपने गीले सुनहरे चावल उसके चेहरे पर लगाती है तो वो उसे खाने का डिसीजन करता है। ओसाको यूजी को अपना खुद का पिल्ला देती है, जो अब उसका साथी होगा और उसे उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहती है। यूजी उसका नाम जॉन डो रखने का डिसीजन करता है, जो सेना में एक लाश का कोड नेम है। बसाको उसे अपने पिल्ला के साथ खेलते हुए देखती है और जेबी सोचती है कि ये पहली बार है जब उसने उसे एक असली बच्चे की तरह ट्रीट करते देखा है। कुछ महीने बीत जाते हैं और साको डिसाइड करती है कि खुफिया एजेंसी के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का डिसीजन किया है। जेबी उसे चेतावनी देती है कि अगर वो ऐसे ही नौकरी छोड़ती है तो उसे कैप्चर कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। और आश्चर्य होता है कि क्या यूजी ही वो कारण है जिससे वो बदल रही है। ओसाको बताती है कि वो मरने से डरने लगी है क्योंकि उसे यूजी की देखभाल करनी है, लेकिन वो अपनी आंखों की रोशनी भी खोने लगी है और अब वो एक अच्छी स्नाइपर नहीं बन सकती। रात में वो बाहर जाती है और यूजी को घूरते हुए देखती है। सितारे और रोना यूजी बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे वह दौड़ता जाता है उसे असाको के शब्द याद आते हैं कि उसे प्राथमिक विद्यालय की लड़कियों के बीच लोकप्रिय होने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ओसाको उसे बताती है कि मिडिल स्कूल में दौड़ना पर्याप्त नहीं है और बुरे लड़के जो लड़ने में सक्षम हैं वही लड़कियों को आकर्षित करते हैं। वो उसे कठोर बनाने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू करती है। उसे एक ऐसा व्यक्ति बनना सिखाती है जो मजबूत है और दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने के बजाय सही कारणों से लड़ता है। वो उसे जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसका यूज करना सिखाती है, इसलिए वो अपने कुत्ते को उसे काटने के लिए कहता है। अंत में वो उसे सिखाती है कि फाइटर्स केवल मिडिल स्कूल में लोकप्रिय है और वो लड़की केवल हाई स्कूल में स्मार्ट लोगों की तरह है। अगर केवल ऐसा होता मेरे लिए मासाको उसे सभी प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए कहती है, चाहे वो आम हो या गैर काल्पनिक। उसे बताती है कि वो उसे सब कुछ खरीद कर देगी। उसके पढ़ने के बाद उसे एक साको मिलती है जो धूम्रपान करते हुए अपनी बंदूक साफ कर रही है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने पहले कभी ऐसी कोई गोली चलाई है और उसे जंगल में ले जाती है। अगले दिन वो 300 से अपना पहला शॉट फायर करता है मीटर और पूरी तरह से चूक जाता है। हालांकि वो अगले शॉट में से पाने के लिए दृढ़ है और असाको उसे एक उपहार देने का वादा करता है अगर वो लक्ष्य को पूरा करता है और वादे के अनुसार लक्ष्य को हिट करता है। ओसाको उसे 9029 नंबर के साथ एक केस देता है जो उसका एजेंट नंबर था। ये स्नाइपर राइफल अब से यूजी की होगी। हालांकि वो उससे कहती है कि उसे बिना किसी बाधा के अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है। कभी हार न मानने वाला यूडी साको से पूछता है कि क्या वो उसे अपना मालिक कह सकता है, क्योंकि उसके लिए वो माँ या बहन नहीं थी, वो कम से कम एक पिता थी। वो उसके लिए सर्दियों के दौरान एक मालिक बन गई थी। एक फुटबॉलर यूडी के लिए गोला बारूद इकट्ठा करता है और वे एक साथ शिकार पर निकलते हैं। वो एक हिरण पर निशाना साधता है और साको उसे एक भी गोली बर्बाद न करने के लिए कहता है, क्योंकि वे करदाताओं के पैसे खर्च करेंगे। हालांकि यूडी लड़खड़ा जाता है और ट्रिगर खींचने में असमर्थ होता है। ओसाको को उसकी कमजोरी का एहसास होता है और वो उसे दोष नहीं देता है, क्योंकि वह किसी भी अन्य किड की तुलना में ज्यादा से गुजर चुका है। एक यादृच्छिक दिन यूजी अपने कुत्ते के भौंकने पर उठता है
लेकिन पाता है कि एक भालू उनके घर में घुस गया है। यूडी अपने बेडरूम में भागता है और अपनी गन निकालता है, लेकिन वापस आकर देखता है कि जॉन को भालू ने काट लिया है। वो अपने कुत्ते को बचाने के लिए निशाना साधता है, लेकिन उसका दिमाग उसे एक्शन करने से रोकता है और वो भालू पर गोली चलाने में विफल रहता है। क्योंकि भालू चला जाता है, यूजी अपने कुत्ते को वापस लेने के लिए साहस जुटाता है। उसका डर का लाइफ अब उसे नहीं रोकेगा। वह अपनी प्रियतमा को बचाने से बचता है। इसलिए जैसे ही वो भागता है और निशाना लगाने के लिए तैयार होता है, वो बर्फ पर फिसल जाता है और गोली चला देता है, जिससे उसकी गन बंद हो जाती है। भालू उसे देख लेता है और उसे जिंदा खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूडी अपने चाकू का इस्तेमाल भालू पर वार करने के लिए करता है। भालू उसे एक ही वार में दूर कर देता है और यूजी के दिमाग में भालू को खत्म करने के शब्द कौंधते हैं। एक साधारण स्टिक से वो भालू की आंख को अंधा कर देता है और अपनी गन को भालू के सिर की ओर तानता है। पास से सरसराहट की आवाज आती है और वो कुछ शावकों को अपने कुत्ते की ओर चलते हुए देखता है, क्योंकि ये उनका फूड है। यूजी को आश्चर्य होता है कि उसका कुत्ता, उसका फैमिली उनका फूड क्यों बन गया। उसे आश्चर्य होता है कि ये कोई और लाइफ क्यों नहीं हो सकता था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, और गोली चलाते समय वो दर्द से चीखता है। बाद में वह अपने कुत्ते के कॉलर के साथ साका के पास वापस आता है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। यूडी भालू को नहीं मार सका अंत में, और उसे बताता है कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसे बताती है कि ये ठीक है। वे सनसेट के टाइम अपने कुत्ते का कॉलर दफनाने में बिताते हैं और यूजी की इच्छा होती है कि वो फुटबॉल की तरह स्ट्रांग हो जाए ताकि वह मर सके। खुशी से असाको उसे बताती है कि उसका लाइफ मरने तक कोई अर्थहीन बहाना नहीं है, और वो जानती है कि वो तब तक कुछ भी नहीं मार सकता जब तक कि वो उसे सीधे ऑर्डर न दे। हालांकि वो उसे याद दिलाती है कि उसका फूड और शेल्टर सभी टैक्स पेयर्स द्वारा दिए गए हैं, इसलिए वो ये सुनिश्चित करने के लिए ऋणी है कि वो पुराने दिनों में उनकी रक्षा कर सके। असाको उसे बताती है कि वो तब तक नहीं मर सकता था जब तक कि वो 10 दुश्मनों को नहीं मार देता, लेकिन अब उसे 10 लोगों को बचाना होगा। वो उसे बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने लिए ट्रिगर खींचने के लिए बहुत वीक है, लेकिन उसे किसी मैन और वुमन है जो 2 साल से साथ रह रहे हैं पूछ रही थी उसका बर्थडे कब है। यूजी ने उसे बताया कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसने उससे पूछा कि वो अपने बर्थडे के लिए क्या चाहेगा। यूजी उसे बताता है कि वह एक अच्छा गार्डियन चाहता है, तालिया। वो उसे काटती है और वो शर्मा जाता है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसे तुम्हारा क्या मतलब है कि उसका फर्स्ट टाइम ऐसा ही था। और जेबी पूछता है कि क्या उन्होंने इसे के बताता है कि यही कारण है कि उसने कभी क्लाइमैक्स का एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो उसे एक कोशिश दे किया है और उसे इस बीच कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए कहती है। कुछ बॉटल्स के बाद असाको यूजी को एक स्पेशल मिशन देने के लिए है कि यूडी उसे एक अच्छा टाइम दे। वो नाम से बुलाता है और मांसाहारी डिनर खाने के बजाय वो तैयार कर रहा था। वो उसकी मांसल राइफल द्वारा निकल ली जाती है। कुछ और साल बीत जाते हैं और आशाको का स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाता है। यूजिन ध्यान देता है कि जब भी वो पीना शुरू करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसे पीने से मना करता है, क्योंकि वह उसके अधिक से अधिक डिस्ट्रैक्शंस करने लगी और उसका स्वास्थ्य उसे काम से चूकने लगा। ये इतना खराब हो गया कि जब उसे फोन आता तो वो फोन का जवाब ही नहीं दे पाती, इसलिए यूडी को फोन उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ एक एजेंट आशाकों को वर्तमान मिशन का जवाब देने और आर्टिकल 9 लागू करने का आदेश दे रहा था, जिससे अगर वो मना करती है तो उसे जेल हो सकती है, क्योंकि उसका वर्तमान स्वास्थ्य खराब है। युगी ने कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी संभालनी शुरू कर दी। बाद में जेबी आशाको से पूछता है कि वो साइट पर उससे बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन आशाको उसे स्वीकार करती है कि वो नौकरी करने वाली व्यक्ति नहीं थी। जेबी फुटबॉल खेलने के लिए चिल्लाता है। यूडी उसी तरह से अपनी नौकरी लेती है जिस तरह से ओस्लो ने उसे मजबूर किया था, लेकिन युगी जोर देकर कहता है कि ये उसका फैसला है, क्योंकि वो एक दिन सका का डेट चुकाना चाहता है। जेबी को चिंता है कि युगी ओस्को की जीवन शैली से बहक रहा है, लेकिन यूडी जोर देकर कहता है कि उसके लिए अपने जीवन में अर्थ खोजने का यही तरीका है। जेबी सकों पर चिल्लाता है और युगी को बाहर ले जाता है और उसकी छवि उसने आशाको से कहा था कि वो उसके जैसा बनना चाहता है, और आश्चर्य करता है कि क्या जेबी को ओस्को की प्रतिक्रिया पता थी। जेबी उसे बताता है कि ओस्को शायद इस दुनिया में उसके जैसे दो नहीं चाहेगी, लेकिन खुश है कि उसके पास युगी है जो उसे देखता है। वो उससे आखिरी बार पूछती है कि क्या यही वो रास्ता है जिस पर वो चलना चाहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि ये एकमात्र तरीका है जिससे वह उनके लिए अपना डेट चुका सकता है। उन्हें के लिए अमेरिका जा रहा है। एक बड़ा अश्वेत व्यक्ति उससे पूछता है कि वो इस शो में क्यों है, और युगी ने खुलासा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने माता पिता को खत्म कर दिया था। उसे चौंका दिया, लेकिन युगी ने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। प्रमाणित होने के बाद युगी ने उस आदमी से कहा कि उसे अपने जूते खुद खरीदने चाहिए अगर वो एथलीट फुट नहीं चाहता है। सैनिक को आश्चर्य होता है कि उसे ये कैसे पता है,
और युगी ने खुलासा किया कि वो एक सैनिक है जब से वो एक बच्चा था। लेकिन आदमी सोचता है कि वो सिर्फ बेडरूम में मजाक कर रहा है। आदमी उसे एक एशियन लड़का कहता है, लेकिन युगी उसे बताता है कि वह जापानीज है और खुद को युगी के रूप में पेश करता है। आदमी उसका मजाक उड़ाता है और उसे यूजीन कहता कि उसका पागल म्यूजिक उसे मौत के मुंह में ले जा रहा है। आदमी इसे अच्छे खेल में लेता है और खुद को डैनी बॉन्ग के रूप में पेश करता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा काला है। डैनी यूडी शॉर्टी कहता है और युगी हार मान लेता है। अगले दिन कमांडर ने युगी को चेहरे पर क्या प्रशिक्षण के दौरान डैनी पीछे रह जाता है और युगी को इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे धूम्रपान बंद करने के लिए कहता है जबकि वे तैर रहे हैं। डैनी की बड़ी मांसपेशियां आता है, लेकिन युगी उसे बताता है कि वो एक गोरिल्ला है जो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन यूडी उसे आकर्षक कहता है। डैनी को लगता है कि युगी पागल है, लेकिन एनी पीछे से आती है और डैनी के बिग पनिशर को चकती है। माफ कीजिए, मेरा मतलब है कि एनी ने डैनी को दंडित किया। रेंज अभ्यास के दौरान युगी हर एक गोली को बिंदु पर मारता है, जो कमांडर को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि सको दुनिया का सबसे अच्छा स्नाइपर था जो इस तरह की उपलब्धि हासिल करता था। एक लड़की उनकी बातचीत सुनती है और युगी की देखरेख करती है। स्नेपिंग में प्रथम स्थान से सम्मानित होने पर वो रात में उसके पास आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। वो खुद को मिली के रूप में पेश करती है और युगी आश्चर्यचकित होता है क्यों आक्रामक महिलाएं ही एकमात्र ऐसी महिलाएं तक कि वो माफी नहीं मांग लेती। वो उसे दूसरे स्थान की स्नाइपर के रूप में पहचानता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। मिली उसे बताती है कि उसका मतलब शूटिंग से था और वे उसके वेपन के साथ मिलकर के पिता इन गोल्स को तब मारते थे जब वे सीमा से बाहर होते थे। हुआ है उगी का पहला शॉट चूक जाता है और वह उसे काम रहने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास सिर्फ है और बहस करते समय उसे किक मारती है एक वियर्ड व्यक्ति। अपनी छोटी बहन के साथ डेटिंग साइमुलेटर खेल रहा है और जब वो अपना प्लॉट आर्मोर उतारती है तो वो अपना माइंड खो देता है। वे आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे वो बेशर्मी से ये कर रहा है और आश्चर्य है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। यूजी इस सब्जेक्ट में कल्चर्ड है और जानता है कि वो जापान से कल्चर का साथी होना चाहिए। दिन ब दिन यूजी को ऑर्डर दिया गया कि वो जैसा कहे वैसा करे और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे, जब तक कि एक दिन उन्हें जंगल के अंदर रियल बैटलफील्ड में तैनात नहीं किया गया। यूजी अपने स्क्वाड्रन को देखता है। एक फॉर्मर कार थीफ और एरिजोना से ठग, एक पुअर गर्ल जो खुद को टॉयलेट्स में बेचती थी, एक एनिम ओटकू जो अपनी बहन को चाहता है और अंत में एक स्नाइपर जो किसी को नहीं मार सकता। वे पूरी आर्मी में सबसे बेकार ग्रुप थे। लेकिन डैनी ने उसके थॉट्स को इंटरप्ट किया और उससे पूछा कि क्या वह फूड के लिए उस बर्ड को प्राप्त करना चाहेगा। यूजी एम साधता है और बर्ड को मारता है, लेकिन उल्टी करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि वो एक पर्सन को कैसे मारेगा अगर एक बर्ड ने उनके टेंट के अंदर उसके साथ ऐसा किया। उनका इंटरव्यू फील्ड पर उनके केयरटेकर कमांडर के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके ट्रैप्स बिछाने के दिन शुरू हुए, लेकिन एक रात यूजी को एहसास हुआ कि दुश्मन उनके लिए आ रहे थे। वे वोट शुरू होते ही पोजीशन में आ गए और यूजी ने न्यूट्रलाइज करने के लिए गोली चलाई। दुश्मन पर गोली चलाने के बाद वो उल्टी कर देता है। उसके दोस्त फ्रंट लाइन में लड़ते रहते हैं क्योंकि वे रीइंफोर्समेंट की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यूजी लड़खड़ाने लगता है। उसका कमांडर उसे अपनी आईज बंद करने और ये महसूस करने के लिए कहता है कि उसके सभी दोस्त उसका एकमात्र फैमिली मर सकता है, जिनके साथ उसने ये पूरा टाइम बिताया और उनके साथ लाफ्टर और फूड साझा किया। वे सभी उसके फैमिली के सदस्य हैं जो दुश्मन से उसकी रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। कमांडर उसे बताता है कि दुश्मन इनह्यूमन है और लोगों को मारते समय हेजिटेट करना ठीक है, लेकिन उसे पीछे बैठकर अपने फैमिली को हेल्पलेसली मरते हुए नहीं देखना चाहिए। उसका कमांडर उसे उन्हें किल करने के लिए कहता है और वह इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वह उसे एक एक करके ऐसा करने की अनुमति देता है। दुश्मन गिर गया और भले ही यूजी को ये पसंद न हो, कमांडर दुश्मनों की संख्या काउंट करना जारी रखता है। एक भी गोली वेस्ट नहीं होती और दुश्मन की पूरी फ्रंट लाइन नष्ट हो जाती है। यूजी फाइट जारी रखना चाहता है, लेकिन कमांडर उसे रोकता है और उसे बताता है कि अब सब कुछ ठीक है और वो गिरने के बाद पीसफुली सो सकता है। बेहोश यूडी मिल्ला की गोद में जागता है जो उसे दिलासा देती है। वो बताती है उसे बताया कि सभी को उसने बचाया है और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और वो उसे कभी मरने नहीं देगी। बैटलफील्ड में कुछ टाइम बिताने के बाद उसका रेजोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो गया और वह अपने आसपास लगातार हो रही लड़ाइयों और एक्सप्लोजन से प्रभावित नहीं हुआ। डैनी हालांकि ये भूलने लगा कि ये वॉर किस बारे में है और जीतने का क्या मतलब है, लेकिन उनकी डिप्लॉयमेंट समाप्त हो जाती है और यूजी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ टेरिबल बैकग्राउंड से बच जाता है क्योंकि वह अपने होमलैंड वापस चला जाता है। डैनी मिल्ली के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे अपने लवर के उसे छोड़कर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसे बताती है कि उन्होंने कल गुड बाय कह दिया और अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए डैनी झपट्टा मारता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे अपने टेन्योर से डिस्ट्रॉय करके बेटर महसूस करा सकता है। इसे स्टॉप करें, कुछ हेल्प लें। मिल्ली उस विंडो को देखती है जहां यूजी था और भगवान से प्रे करती है कि यूजी लाइफ में हैप्पीनेस पाए और वो जो कुछ भी करे
उसमें ब्लेस्ड हो। ट्वाइलाइट मीटिंग में यूडी एक सादे हाउस में सवार होता है। जब वो अपने फेमिलियर माउंटेन पर लौटा तो हवा चल रही थी और रास्ते वैसे ही थे जैसे उसे याद था कि उसका स्वागत घर में एक साको था। और वह सोचती है वो अब और अधिक मैच्योर लग रहा है क्योंकि कहानी का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया रहा है। यूजी ने साको को बताया कि उसका चेहरा देखकर उसे पहली बार खुशी हुई कि वो अलाइव है। यूजी ने उसे बताया कि उसे नहीं पता कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, लेकिन वो उसे अपना एवरीथिंग देना चाहता है। उसके बाद उसने वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद अपना अंतिम ट्रेनिंग पूरा किया और वो आखिरी बार था जब उसने डैनी के दोस्ताना मुस्कुराते चेहरे को देखा था जबकि हर कोई रो रहा था। यूजी को आश्चर्य हुआ कि डैनी का जोक कब खत्म होने वाला था। कुछ महीने बीत गए और स्पेन में यूजी के एक मिशन के दौरान जेबी ने उसे तुरंत घर आने के लिए कहा क्योंकि असाको बेहोश हो गई थी। उसे केवल यही जानकारी मिली थी कि ये उसके जीवन में कई बार गोली लगने से एक पुरानी स्थिति थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में उन सभी पदार्थों की वजह से बहुत कमजोर स्थिति हो गई थी जो उसे तैनाती के दौरान लेने के लिए मजबूर किया गया था। एक बार जब वो पहुंचा, जेबी ने यूजी को बताया कि असाको बहुत बार बेहोश हो जाती है और वो लंबे समय तक स्लीप करती रहती है। यूजीसी ने साको से माफी मांगी। घर पहुंचने में इतना समय लगने के कारण वो उसका हाथ पकड़ती है और यूजी उससे पूछता है कि क्या वह मर रही है, जिस पर वो कहती है कि वो मर रही है। वो हमेशा उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है कि वो उसके साथ अलाइव रहेगी। वो रोना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि उसने अभी तक उससे सब कुछ नहीं सीखा है, लेकिन वो उसे रोना बंद करने और एक आदमी की तरह बनने के लिए कहती है जैसा उसने उसे सिखाया था। वो यूजी से कहती है कि वो आखिरकार समझ गई है कि अब जब वो मरने वाली है तो उसका जीवन क्या है। ये उसका संकल्प था जिसने उसे बचाने और उसके साथ अपना जीवन बिताने की अनुमति दी। यूजी रोता है और उसे बताता है कि वो उसके जीवन में एकमात्र प्रोटेक्टर थी जिसने उसे हर बिंदु पर धोखा दिया। वो उसे बताता है कि वो अंत तक उस पर विश्वास करना चाहता था क्योंकि वो उसके जीने का एकमात्र कारण थी। असाको उसे अब से अपने लिए अपना जीवन जीने के लिए कहती है। आखिरकार वो हमेशा से चाहती थी कि वो ऐसा ही आदमी बने। वो उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो केवल उसकी वजह से ही अलाइव रहा। हर बार जब उसे ठंड लगती थी तो वो गर्मी थी जिसकी ओर वो मुड़ सकता था। वो सोचता है कि किस प्रकार की फ्यूचर में ये उसके बिना होने वाला है, लेकिन वो उसे खुद ही संघर्ष करते रहने और वो आदमी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वो हमेशा से चाहती थी। वो उसे बताती है कि उसने स्वीकार कर लिया है कि वो मरने जा रही है, लेकिन यूडी उससे पूछता है कि उसे परमिशन किसने दी, भले ही वो भगवान ही क्यों न हो। यूजी उसे अपने साथ रखने के लिए उससे लड़ना चाहता है। असाको उसे इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करने के लिए कहती है। वो बाकी समय उसके साथ बिताता है और वो उसे बताती है कि आज स्टार्स बहुत सुंदर है। यूजी बाहर देखता है और उसे बताता है कि आज स्टार्स बहुत सुंदर है। ओसाको यूजी को बताती है कि उसे याद है कि जब वो पहली बार उसके साथ रहने आया था तो वो स्टार्स को देखकर रो रहा था। वो उससे पूछती है कि वो किस बारे में सोच रहा था, लेकिन यूजी उसे बताता है कि उसे याद नहीं है। असाको हंसते हुए कहती है कि वो उसकी प्रतिक्रिया जानती है। वो उसे बताती है कि वह थकी हुई है और उससे पूछती है कि क्या वह सो सकती है। यूजी उसे बताता है कि वह सो सकती है और उसके बाद असाको फिर कभी नहीं जागी। उसका शरीर जेबी के अधीनस्थों द्वारा ले जाया गया और यूजी ने कोशिश की जब तक उसका फ्यूनरल नहीं हो जाता तब तक खुद को संभालने के लिए। जेबी ने उसे बताया कि उन्हें राख के बीच एक बुलेट मिली है और यूजी को लगता है कि ये वास्तव में साको के व्यक्तित्व के अनुकूल है। सप्ताह बीत जाते हैं और यूजी सोचता है कि क्या वो साको के साथ उसी स्थान पर जाएगा जब वो अपने डूम से मिलता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा जब तक कि वो साको से 5 लोगों को बचाने का अपना वादा पूरा नहीं कर लेता। ये उसका एकमात्र पर्पस बचा है, लेकिन किसी दिन वो उसे फिर से देखना चाहता है। फूजी कई दिनों तक फ्लोर पर सोता है, लेकिन जेबी उसे जगाने के लिए थप्पड़ मारने आता है। उस कैबिन में रहना जहाँ साको की उपस्थिति अभी भी बनी हुई थी, यूजी के दिमाग में ऐसे थॉट्स भर रहा था जिनके बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए। इसलिए जेबी उसे अपने अपार्टमेंट में ले गई ताकि वो उसके साथ रह सके। साथ रहने पर वे एक दूसरे के घावों की भरपाई करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, या कम से कम उन्हें लगा कि वे डिनर के दौरान ऐसा करेंगे। जेबी यूजी से कहती है कि वो कुछ भी मांग सकता है और वो उससे कहता है कि उसे एक बेहतर टूथब्रश चाहिए क्योंकि मौजूदा टूथब्रश बहुत नरम है। इससे घबराकर जेबी उससे पूछती है अगर वो इस पूरे समय उसका टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा है, और यूडी उसे बताता है कि वो उसके लंबे और खुरदरे टूथब्रश से अपना मुंह साफ कर रही है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जेबी को एहसास होता है कि वह कितनी मूर्ख थी और 2 और टूथब्रश खरीदती है। यूडी माफी मांगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे उससे सैकों की तरह असभ्य होने की उम्मीद करनी चाहिए थी। दुख की बात है कि यूडी एक ऐसी चीज बन गई जो जेबी को फुटबॉल की याद दिलाती थी, जो उसे परेशान करती थी,
और उनमें से कोई भी एक दूसरे से जुड़ना नहीं जानता था। एक बार ऐसा होने पर वो जागती रहती और उससे पूछती कि क्या उसके साथ रहने से उसे सैकों की याद आएगी। वो एक रात माफी मांगते हुए रोई, क्योंकि ये बहुत। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जेबी घर कम आता गया और उसके पास जितना टाइम बचता गया, वो सोचता रहा कि क्या उसे यात्रा पर जाना चाहिए। उसे याद आया कि आशाको ने उससे कहा था कि अगर कोई रास्ता है जिसे वो नहीं जानता तो उसे रुक जाना चाहिए और उसमें से अपना रास्ता ढूंढना चाहिए, भले ही वो गलत चुनाव कर रहा हो। उसे अपना पर्सपेक्टिव व्यापक बनाने की कोशिश करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उसके आगे क्या है। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वे उसकी मोटरसाइकिल पर एक साथ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन उसने कभी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। यूजी जेबी से कहता है कि वो जहां भी हवा उसे ले जाए यात्रा पर जा रहा है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। यूजी को आश्चर्य हुआ कि उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया, क्योंकि वो रात में अकेली होगी। लेकिन वो सको की मोटरसाइकिल पर ड्राइव करता है। दिन बीतते गए और वो कैंपिंग के दौरान सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलता है। वो बारिश में भी जाता रहता है और यहाँ तक कि जूलिया को मैसेज भी देता है कि वो उससे प्यार करता है। सड़क के बीच में कहीं उसकी बाइक खराब हो जाती है और उसे खींच कर ले जाना पड़ता है। एक आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वह किसी सेफ प्लेस पर राइड करना चाहेगा। लेकिन यूजी कहता है कि वो बस एक बेवकूफ है जो बिना किसी जगह के इधर उधर भाग रहा है। वो आदमी ये सोचकर हंसता है कि युवा होना अच्छा होगा, जो यूजी में कुछ बदलाव लाता है। रात में वो सोचता है कि क्या युवा होना ही वो चीज है जो उसे याद आ रही है, और जेबी को ईमेल करता है कि वो घर जा रहा है। वो एक सको की कब्र पर देने के लिए एक ड्रिंक खोलता है और माफी मांगता है कि वो बिना कुछ समझे वापस आ गया। यूजी उसकी बाइक तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो एक सको को उससे पूछते हुए सुनता है कि क्या उसे मजा आया। वो उसे बताता है कि उसे अपनी यात्रा का एंजॉयमेंट आया, लेकिन वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि इस यात्रा ने उसे वो सब कुछ सिखाया है जो उसे याद आ रहा है, और सोचता है कि उसे युवा होने और स्कूल जाने का एक और एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता है। ये वो मोमेंट था जब यूजी ने जेबी को अपनी लाइफ स्टोरी बताना बंद कर दिया और मिलिट्री कमांडर से आर्टिकल 9 के तहत एक मिशन कंप्लीट करने का निर्देश प्राप्त किया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है और इस मिशन को रिजेक्ट करना ट्रीजन के समान होगा। यूजी सीधे अपने गोल पर निशाना साधते हुए लेट जाता है और वो उस म्यूजिक बॉक्स को सुनता है जो ओस्लो उसके लिए बजाता था, और वे वर्ड्स जिन्होंने उसे वो व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया जो वो आज है। यूजी ने अपने दायरे में गोल की पुष्टि की है, हालांकि उसे रियलाइजेशन होने लगा है कि ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है।